हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 16 से 18 जनवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्थाया, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं भारत और म्यांमार, भारत और थाईलैंड, भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये एक्स अयुत्थाया अभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। और स्पेसिफिकली देखें तो ये भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी यानी थाईलैंड की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और इस अभ्यास का ये पहला संस्करण है, ये फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है। ये जो अयोध्या जो है, ये दो पुराने शहरों, भारत की अयोध्या और थाईलैंड में एक शहर है, उस शहर का नाम ही अयोध्या, ये गलत लिख गया है, ये सेम है अयोध्या। इनके महत्व को ये महत्व का ये प्रतीक है। ये आयोजन जो है वो 20 से 23 दिसंबर के बीच में ऑलरेडी हो चुका है, बट इसकी डिक्लेरेशन जो है अभी कुछ दिन पहले आई है। उस टाइम पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसके साथ ही एक अभ्यास होता है कारपेट, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो इसी अयोध्या अभ्यास के साथ साथ ये कारपेट जो इंडो थाई समन्वित गश्ती अभ्यास है, ठीक है, वो भी आयोजित किया गया। उसका 36वां संस्करण एक साथ में आयोजित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 15 जनवरी, तीसरा 16 जनवरी और 17 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को आयोजित किया गया। ठीक है, बाकी इसका जो उद्देश्य, जो भी ये दिवस जो भी मनाते हैं, उन दिवस का जो है इम्पोर्टेंस यही है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लोगों के बीच में जानकारी बढ़ाना। इम्पोर्टेंट एक ये है कि जो पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 2022 में मनाया गया था। तो ये तीसरा स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF बोल सकते हो आप, की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है भारत, यूएसए, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये बैठक जो है वो स्विट्जरलैंड, और अगर स्पेसिफिकली देखें तो स्विट्जरलैंड में शहर है दावोस, उस दावोस शहर में इसका आयोजन हुआ है। बैठक का जो विषय है वो रीबिल्डिंग ट्रस्ट है बैठक का विषय। और बैठक में नई प्रौद्योगिकी द्वारा अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। ये इसका बैठक का जो है वो टारगेट एरिया है जहां पे इनको डिस्कशन करना है। थोड़ी सी डिटेल विश्व आर्थिक मंच के बारे में, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये एक गैर सरकारी संस्थान या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो मुख्यालय है वो कॉलोनी, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो COLOGNY, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय भी है, और जो इसकी बैठक हो रही है वो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? ऑप्शंस हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, रिसेंटली ये घोषणा की गई है। बाकी ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं ये तीनों इसी वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में क्रिएट हुए हैं। शायद ये रानीपुर पहले भी हो चुका है, बट ये वीरांगना दुर्गावती और धौलपुर करेली ये 2023 में ही इनको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो इनका क्रम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपको क्रम बता नहीं रहा हूं, आप लोग क्रम इसका देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो है वो टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या भी चेंज हो गई है, तो वो संख्या भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप में से कोई जानता है इनके बारे में, इसकी इनके सीक्वेंस के बारे में कि कौन पहले बना, किसका कौन सा नंबर है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा सी डिटेल डार्क स्काई पार्क के बारे में, ये तो पहले डार्क स्काई पार्क घोषित हो चुका है। डार्क स्काई पार्क जो है ये रात के आसमान की प्रकाश प्रदूषण से सुरक्षा के लिए नामित क्षेत्र है, ठीक है। रात को जो लाइट होती है आर्टिफिशियल, जिसको लाइट बोलते हैं, वो समहाउ पॉल्यूशन में काउंट होती है, और वैसे पॉल्यूशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। ये स्थान क्या है, ना केवल प्रकृति और वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए अनुसंधान में समान रूप से सहायता करते हैं। अगर रात
में आप जहां पर अनुसंधान कर रहे हैं वो एरिया अगर रात को क्लियर है, उसमें किसी भी तरह का प्रकाश का इंटरफेरेंस नहीं है, तो आप ज्यादा अच्छे से अनुसंधान कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व में वेधशाला ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी जो है निर्णय लिया है, शायद एक फंक्शनल भी हो गई है। तो ये पहला ऐसा पेंच टाइगर रिजर्व, पहला डार्क स्काई पार्क है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बाकी आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो एज इट इज इसी फॉर्म में आपको पीडीएफ के द्वारा भी अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। जिनके लिए आप ये टेलीग्राम और टेलीग्राम का जो है हमारा यूजर नेम दिया हुआ है, आप इस यूजर नेम के थ्रू आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ ग्रुप पे अपलोड करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा? भारतीय सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। शौर्य संकलन, वीर गाथा, उमंग और बलिदान कथा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, ये शौर्य संकलन परियोजना के तहत भारतीय सैन्य इतिहास को जो है वो संकलित किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल है, ये प्रोजेक्ट शौर्य जो है ये सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह के तहत, ये पूरा नाम ही इसका शौर्य संग्रह, शौर्य संकलन सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह, इसके तहत 1948 के जम्मू और कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति जो है आंदोलन, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों पर लगभग 700 घंटे की ऑडियो विजुअल कंटेंट और 11 लाख पृष्ठों का रिकॉर्ड संग्रहित किया गया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, ये पहल सेना के गौरवशाली अतीत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के सेना के प्रयास के तहत शुरू की गई है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाने कि आप जिस स्टेट में हो, जिस कंडीशन में अभी हो, उसके लिए सेना ने कितना अधिक बलिदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा अन्ने जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है लेखक, वैज्ञानिक, शास्त्रीय गायिका और इतिहासकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये प्रभा अन्ने जी जो है ये शास्त्रीय गायिका हैं, ठीक है। और शास्त्रीय गायिका में भी ये इनका पहले तो निधन जो हुआ है वो 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। ये शास्त्रीय गायिका और किराना घराने की प्रमुख नर्तकियों में से एक है, ठीक है। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने 1990 में इन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से पुरस्कार किया है, ठीक है। भारत की जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, उसके बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कार का, जिसमें टॉप मोस्ट है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इनको ये तीनों पुरस्कार जो है वो क्रमशः मिले हुए हैं, ठीक। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर किराना घराने के बारे में, यह भारतीय शास्त्रीय ख्याल घरानों में से एक है, ठीक है। ख्याल घराने जो है उनमें से एक है। और किराना घराना शैली की जो मुख्य विशेषता है वो स्वर या व्यक्तिगत नोट्स हैं, ठीक है। किराना घराने के संस्थापक की अगर बात करें तो अब्दुल करीम खान जो है ये किराना घराने के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है घरानों के बारे में बहुत पूछे जाते हैं पेपर्स में, स्पेशली जो स्टेट के पीसीएस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट समझिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये भारत ने अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत क्या है, अर्जेंटीना की 5 लिथियम खदानों में खनन कार्य के लिए इन्होंने समझौता किया है, ठीक है। ये इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अर्जेंटीना जो है वो चिली और बोलीविया के साथ लिथियम ट्रायंगल, ठीक है, एक लिथियम ट्रायंगल है, माना जाता है कि ये देश जो है इनमें लिथियम जो ओर है, खनिज संसाधन है, वो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। और चिली और बोलीविया जो है ये दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों के आधे से अधिक का हिस्सा है, मतलब दुनिया में जितना लिथियम है उसका आधे से ज्यादा केवल चिली और बोलीविया के पास है, ठीक है। बोलीविया प्रथम के बाद अर्जेंटीना के पास दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आई स्टेम द्वारा सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच बढ़ाकर भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य शोध, संवेशा परियोजना, अमृत परियोजना और निरोध शोध।
ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये संवेशा परियोजना नाम से आईस्टेम द्वारा एक नई परियोजना स्टार्ट की गई है। इस परियोजना के तहत पहले तो आई स्टेम का आप फुल फॉर्म देख लीजिए। आई स्टेम हो गया इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैपिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैपिंग, ठीक, आई स्टेम। ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनके कार्यालय की एक पहल है, जो 2024 में पूरे भारत में लगभग 50 संवेशा आयोजित करने की योजना बना रही है। इस तरह की इवेंट जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य जो है वो शोधकर्ता जो रिसर्चर्स हैं उनको एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वैज्ञानिक संस्थानों साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से जोड़ना है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये 9वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा में और हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो विषय है, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, इसका विषय है। मुख्य उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी पीसीएस की 2 परीक्षाएं आने वाली हैं, एक आरओ एआरओ की, ठीक है, और दूसरी इसका प्रीलिम्स 2024। ये परीक्षा जो है वो फरवरी में और ये परीक्षा मार्च में आयोजित होने वाली है। तो इन परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट, उसके बाद से जो है यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक, ये दोनों प्रैक्टिस सेट जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इनको भी आप देख सकते हो चैनल पर जाके, ठीक है। ये इन परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे प्रश्नों का ये संकलन है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को किस वर्ष तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? मतलब जितनी मौतें होती हैं उससे 50% कम हो, 50% तक ये इन्होंने टारगेट रखा है। 2028, 2030, 2032 और 2035। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्युओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं, ठीक है। जो अभी डेटा है वो है, भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में करीब 53 लोग घायल होते हैं और 19 मौतें भी होती हैं। मतलब प्रति घंटे देश में 19 लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं से जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है। बाकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़कर 4.6 लाख से अधिक हो गई है। तो ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो नो डाउट सरकार के लिए और आम जनमानस के लिए भी चिंता का विषय है, ठीक है। इस वजह से सरकार इस पर ध्यान देते हुए 2030 तक इसको 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल में आए हुए लाल सागर संकट का मुख्य कारण क्या है? लेट्स सी क्राइसिस का। पानी की कमी से व्यापारिक जहाजों के आवागमन में व्यवधान, यूक्रेन और रूस युद्ध, लाल सागर में तेल स्राव से आवागमन बाधित, हाउथी विद्रोहियों का वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, ये हाउथी विद्रोही जो हैं ये वाणिज्यिक जहाजों पर क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं, जिस वजह से वाणिज्यिक जहाज ये रूट लेना अवॉइड कर रहे हैं या इनको विशेष सुरक्षा में इन जहाजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। ये विद्रोही हैं, यमन के ये विद्रोही हैं और जो गाजा इजराइल संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के जवाब में ये वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ये बोल तो ये रहे हैं कि हम वैसे जहाजों को केवल टारगेट कर रहे हैं जो किसी तरह इजराइल से संबंधित हैं, बट कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें वे जहाज भी टारगेट किए गए हैं जिनका इजराइल से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। और इसी वजह से ये वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। ये हमले जो हो रहे हैं वो मैक्सिमम वॉब अल मंडेब जो डमरू मध्य है, ठीक है, उस जल डमरू मध्य के पास केंद्रित है। यहाँ पे हमने मैप लगाया हुआ है। मैप आप देखेंगे तो ये एरिया जो है यमन है, यहाँ पे इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया है, ये सोमालिया है। तो यमन और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 3-4 देश शामिल होते हैं। तो ये जो पतला सा रीजन है यहाँ पर बॉब अल मलडेव है और यहीं पर ये जो है हमले हो रहे हैं, चूंकि यमन यहीं बराबर से लगता है। और ये लाल सागर है और लाल सागर के आप पीछे देखेंगे तो ये सुएज कैनाल है। तो ये सुएज कैनाल से होते हुए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बॉब अल मंडेब से होते हुए ही जो है अरेबियन सी में आ सकता है, ठीक है।
तो इस वजह से ये काफी सेंसिटिव एरिया भी है और यहीं पर ये हमले हो रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल लाल सागर के बारे में। लाल सागर दुनिया के सबसे सघन शिपिंग चैनलों में से एक है। ठीक है, बहुत डेंस ट्रैफिक है। ये यूरोप को एशिया और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, वो तो आपने मैप में देख ही लिया है। और ये वैश्विक व्यापार का लगभग 12% लाल सागर से होता है। सोच लीजिए कि पूरे विश्व का 12% व्यापार अगर यहाँ से हो रहा है और ये एरिया जो है डिस्टर्ब्ड है, तो वैश्विक व्यापार जो है वो प्रभावित होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तो इससे कहीं ना कहीं वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आएगी और उनके दाम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ेंगे। इसी वजह से पूरा विश्व जो है वो इसको लेकर चिंताग्रस्त है। हाउथी उग्रवादियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल। इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है और वे लाल सागर तट सहित यमन के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करते हैं। उन्हें फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, हम बता ही चुके हैं। और ये इजरायली जहाजों को लाल सागर में जाने से रोकना चाहते हैं। इनका लक्ष्य जो है, ये बोल तो यही रहे हैं कि हम इजरायली जहाजों को रोक रहे हैं, बट ये अल्टीमेटली सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले हमें टेलीग्राम पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप हमें टेलीग्राम पर इससे हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।